स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग 361 से 400 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे 1100 क्वेश्चन सीरीज में, जो कि रिलेटेड है भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से। तो ये पॉलिटी का ये वीडियो सेगमेंट, जो भी इसमें क्वेश्चंस इंक्लूडेड है वो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली ये जितने भी क्वेश्चंस है यूपीएससी की किसी न किसी साल की परीक्षा में अवश्य ही पूछे गए हुए हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है इनका विषय है आज का संसदीय समितियां, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान। इन्हीं विषयों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 होगा। 361 इस क्वेश्चन का इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा 361, लेकिन इस सीरीज का 361वां यानी कि 361वां क्वेश्चन होगा। और वैसे इस वीडियो का यह फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा कि किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई हैं। तो यह जनगणना थी 1971 की जनगणना। इसके आधार पर राज्यों को संसद में सीटें आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है? कौन सी समिति है? तो यह समिति है लोक लेखा समिति, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 363। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से संबंधित होते हुए भी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में बोल सकता है? तो दोनों सदनों में बोलने के लिए वे मंत्रीगण जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, वे राज्यसभा से संबंधित होते हुए भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, पहले देख लेते हैं कौन सा गलत है। वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहे नहीं। स्पीकर का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। नेक्स्ट, स्पीकर निर्वाचित होते समय यह आवश्यक नहीं कि वह सदन का सदस्य हो, परंतु स्पीकर निर्वाचित होने के 6 मास के भीतर उसे सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह भी नहीं होगा क्योंकि स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्य अपने सदस्यों के अंदर से ही करते हैं, मतलब कि अपने बीच से ही किसी व्यक्ति को स्पीकर नियुक्त करते हैं, स्पीकर चुनते हैं। नेक्स्ट है, यदि सदन निश्चित अवधि से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो उसका पद भी समाप्त हो जाता है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 का डी हो जाएगा कि यदि वह अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र उप स्पीकर को संबोधित करना पड़ता है। बिल्कुल, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 365 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? और तो इसमें से देखते हैं कौन सा कथन सही है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। गलत है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को स्पीकर की अनुमति से असीमित काल के लिए बढ़ा सकता है। बढ़ा तो सकता है लेकिन असीमित काल के लिए नहीं बढ़ा सकता है। तो इस तरह से यह भी गलत है। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरे 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है 5 साल तक के लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल यह सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता था? सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल का नेता वाईवी चौहान चुने गए थे, जो कि लोकसभा के सर्वप्रथम प्रमाणित विरोधी दल के नेता थे। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसमें निर्णय
मतलब किस आधार पर लिए जाते हैं यह पूछ रहा है, तो उस समय निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 368 है, संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? संसदीय प्रक्रिया के संबंध में भारत का खुद का इजाद है, खुद का आविष्कार है स्थगन प्रस्ताव, यानी कि स्थगन प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 369, लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? लोकसभा में जनजातियों के लिए 37 यानी कि 37 स्थान सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 370 कह रहा है, लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि पूरी होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसकी समय अवधि के पूरा होने से पहले बिल्कुल भंग किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 371, लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ है क्योंकि? लोकसभा राज्यसभा से क्यों श्रेष्ठ है? तो इसमें देखते हैं क्यों श्रेष्ठ है। यह एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य है, बिल्कुल सही। केवल यही वित्त पर नियंत्रण रखती है, यही बिल्कुल सही। यह मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पद से हटा सकती है, यह भी सही है। इस तरह से आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्रवर अथवा संयुक्त समितियों का गठन, प्रवर अथवा संयुक्त समितियों का गठन किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर संसद की प्रवर अथवा संयुक्त समितियों का गठन करते हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 373, निम्नलिखित में से कौन सी दोनों सदनों की स्थायी संयुक्त समिति नहीं है? दोनों सदनों की स्थायी संयुक्त समिति नहीं है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन समिति ये दोनों सदनों की स्थायी संयुक्त समिति नहीं है। नेक्स्ट है 1993 में संसदीय विषय समितियों का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? 1993 में संसदीय विषय समितियों का गठन किया गया था सदन की नियम समिति की सिफारिश पर, सदन की नियम समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 375 है, विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों के परीक्षण के लिए संसद ने 1993 में कितनी स्थायी समितियों का गठन किया? तो यह कुल मिलाकर के 1993 में 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया था, जो कि विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों के परीक्षण के लिए नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 376, संसद की जिन स्थायी समितियों का गठन विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की समीक्षा के लिए किया जाता है, उनमें प्रत्येक समिति में 30 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो इस तरह से आंसर बी हो जाएगा। संसद की जिन स्थायी समितियों का गठन विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की समीक्षा के लिए किया जाता है, उनमें प्रत्येक समिति में 30 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 377। क्वेश्चन नंबर 377 है, स्थायी समिति का मुख्य लाभ यह है कि संसद सभी मंत्रालयों तथा विभागों के अनुदानों की समीक्षा विस्तार पूर्वक कर पाती है। स्थायी समिति का मुख्य लाभ क्या है कि इसमें संसद सभी मंत्रालयों तथा विभागों के अनुदानों की समीक्षा विस्तार पूर्वक कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378, स्थायी समितियां मंत्रालयों तथा विभागों के अनुदानों का परीक्षण करने के अतिरिक्त और क्या कार्य करती है? तो इसके अतिरिक्त तकनीकी विधेयकों का भी परीक्षण करती है। इसके अलावा स्थायी समितियां मंत्रालयों तथा विभागों की वार्षिक रिपोर्टों का भी परीक्षण करती है और दीर्घकालीन नीतियों का भी परीक्षण करती है। तो इस तरह से स्थायी समितियां मंत्रालयों तथा विभागों के अनुदानों का निरीक्षण करने के अतिरिक्त तकनीकी विधेयकों का परीक्षण करती है, मंत्रालयों तथा विभागों की वार्षिक रिपोर्टों का परीक्षण करती है और दीर्घकालीन नीतियों का भी परीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी समितियों का एक मुख्य लाभ यह है कि
स्थायी समितियों का एक मुख्य लाभ यह है कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय मामलों पर नियंत्रण कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 380, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381 की ओर। निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जाता? संसद की संचित निधि से कोई भी खर्च संसद की बिना अनुमति के नहीं हो सकता। यह कौन यह सुनिश्चित करता है? तो यह सुनिश्चित करने का अधिकार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः कोई सदस्य लोकसभा का स्पीकर निर्वाचित होने के पश्चात लोकसभा का स्पीकर जब नियुक्त कर लिए जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो अपने दल से सामान्यतः वे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 383 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो संविधान द्वारा की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 384 है सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कह रहा यहाँ पे आंसर दिया गया है 25 न्यायाधीश, लेकिन वर्तमान में 25 नहीं है। कुल मिलाकर के अभी न्यायाधीशों की संख्या, इसको एक बार चेक करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 385, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो यह बात पूछ रहा है। तो संसद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यह नहीं होगा। और संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यह भी नहीं होगा। देखते हैं और आगे क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं, तो यह भी नहीं होगा। तो और नेक्स्ट अब लास्ट एक डी बचता है, जो कि डी कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 386, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। और राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं राज्य में, वे 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ये जो है ये वाला राज्यों के लिए है और ये वाला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा। नेक्स्ट है साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, परंतु यह बैठक किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है यदि। तो यदि यानी कि इसमें शर्त क्या है? तो इसमें शर्त यह है कि यदि राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे दे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक नई दिल्ली में होती है, लेकिन यदि राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति दे दे तो इसकी बैठक किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती है, इसकी पीठ स्थापित की जा सकती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देख लेते हैं क्या क्या है। उनके वेतन तथा भत्ते संचित निधि से देने का प्रयोजन है, सही है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन बनाई गई है, बिल्कुल। और न्यायाधीशों द्वारा अवकाश प्राप्ति के पश्चात भारत की किसी भी कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध है, बिल्कुल। और उपरोक्त सभी प्रावधान, तो इस तरह से आंसर हमारा यही सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 389। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से देने का प्रयोजन है ताकि 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 वह निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान कर सके। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाने का प्रयोजन किस लिए बनाया गया है? वह इसलिए कि वह निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान कर सके। नेक्स्ट है 390 में पूछ रहा है अवकाश प्राप्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न में से किस अदालत में वकालत करने की अनुमति नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस अदालत में वकालत करने की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। यदि राज्यों से संबंधित रहते तो वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे वकालत, लेकिन वकालत नहीं, जज के तौर पे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, क्योंकि इससे ऊपर तो और कोई कोर्ट है नहीं, तो इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देश में अन्य किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। चलेंगे 391। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र गलत लिखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार क्षेत्र कह रहा है गलत लिखा गया है? देख लेते हैं कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र दिया गया है। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, ये तो सही है, सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है, परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्र भी है। तो इसमें से आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट 392। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने का क्या प्रोविजन है? तो उनको पद से हटाने का प्रोविजन यह है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 393 में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका अभिप्राय है कि, इसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसे अपने निर्णयों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। नहीं, अभिलेख न्यायालय का यह मतलब नहीं हुआ। इसके सभी निर्णय प्रमाण के रूप अर्थ ही होता है कि इन्होंने जो भी निर्णय दिया है वो अभिलेख के रूप में स्वीकृत होंगे, अर्थात इसके सभी निर्णय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। दूसरे ऑप्शंस की तरफ, अभिलेख न्यायालय का अर्थ ही होता है कि इन्होंने जो भी निर्णय दिया है वो अभिलेख के रूप में स्वीकृत होंगे, अर्थात इसके सभी निर्णय प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं तथा उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये बी हमारा सही है, ए तो गलत है ऑलरेडी। आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। इसे मानहानि के लिए दंड देने का अधिकार है। बिल्कुल, इसे मानहानि के लिए दंड देने का बिल्कुल अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेखीय अधिकार है उसका अर्थ यही है, अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय किए गए सभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के तौर पर स्वीकृत किए जाते हैं देश के बाकी के सभी न्यायालयों में, और इसके निर्णय को अन्य किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और दूसरा, इसे मानहानि के लिए दंड देने का भी अधिकार है। तो इस तरह से बी और सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 394। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्न तथा तथ्यों पर केवल याचना करने पर परामर्श देता है। अगर राष्ट्रपति यह रिक्वेस्ट करते हैं तभी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्न तथा तथ्यों पर अपना परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 395। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है।
ठीक है। कुछ मामलों में जैसे मृत्युदंड वगैरह जो भी होते हैं निर्णय, उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकती है। तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपने परामर्श के अनुकूल आचरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, संविधान की व्याख्या से संबंधित विषय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार में आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी विषय होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 397, भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है, क्यों सीमित है? तो इसलिए कि संविधान सर्वोच्च है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित की गई है इसलिए क्योंकि संविधान का यहाँ पर सर्वोच्चता है। नेक्स्ट है 398, सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका अभिप्राय यह है कि पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग अर्थ यह हो जाएगा कि यह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो पुनरावलोकन की शक्ति का अर्थ ये हो गया कि यह विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 399, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, एक है न्यायिक पुनर्विलोकन, एक है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, संविधान निर्माताओं द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो संविधान के निर्माताओं ने जो न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया उसका प्रमुख कारण यह था कि यह सुनिश्चित करना कि देश की संघीय सरकार भली भांति कार्य करे। तो इस तरह से हमारा 40 क्वेश्चंस पूरा हुआ और ये वीडियो भी समाप्त हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।